क्या सरना सनातन एक है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। नहीं है। ईसाई सरना एक है कि नहीं? देखिए, इस चीज को दोनों को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सरना सनातन एक नहीं है, और सरना ईसाई भाई भाई बोला, एक नहीं बोला गया है, भाई भाई बोला गया है। भाई भाई है। बस केवल राजनीति करने के लिए क्यों डिलिस्टिंग कर रहे हैं? करना है तो कर दीजिए, आपकी सरकार है, कौन मना किया हुआ है? कि बहुमत में सरकार है लोकसभा और राज्यसभा में, कौन रोका है आपको? कर दीजिए। तो इस हिसाब से नहीं होती है तो क्या जोरदार आग लग जाएगा झारखंड में, आग लग जाएगा? पूरा पूरा आग लग जाएगा। झारखंड देखिए, अपने आप में ऐतिहासिक प्रदेश है, ये वीरों का प्रदेश है। हमें वनवासी बोल के अपमान ना करे। हम आदिवासी है, इस देश के प्रथम निवासी, और हम आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। बहुत कई बार उन्होंने वनवासी शब्द का प्रयोग किया, तो हम इसका विरोध करते हैं और इनको माफी भी मांगना चाहिए। और आदिवासी को कौन बचा पाएगा? देखिए, आदिवासी को बचाने वाला कांग्रेस पार्टी ही है, ठीक है। एक तरफ भाजपा वाले कहते हैं कि आदिवासी को वनवासी कहते हैं, और एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी आदिवासी को आदिवासी कहते हैं। इस वोट को, आदिवासी को तोड़ो और वोट को बांटो, और बीजेपी अपना वोट ले उसको। आदिवासी का जो कोर्ट होना चाहिए आदिवासी के लिए, स्पेशल ट्राइबल के लिए, काहे नहीं हो पा रहा है? कौन है इसका दोषीदार? इसके लिए दोषीदार हम सब लोग हैं, और सभी पार्टी दोषीदार है। आप किसी एक पार्टी को नहीं बोल सकते हैं। पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आदिवासियों के लिए आवाज उठाना। अगर आप पहला प्रायोरिटी नहीं पूरा कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब हक नहीं बनता अगले बार चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, खंड इकलौता राज्य है जहां पर परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ है। संविधान लोकसभा में और राज्यसभा में इसके लिए डिलिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 10 भी अलग से जोड़ा गया, और परिसीमन से झारखंड को अलग किया। तो ये हम लोग का इतिहास है, हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं आपका आर्नेस हेम्ब्रम। आप देख रहे हैं भारत दिसम। इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता शशि पन्ना जी है। इनसे बात करेंगे, जो पूरा झारखंड का माहौल गर्म हो चुका है, इसलिए ठीक है, और तमाम मुद्दा को लेकर। दादा, सबसे पहले आपको जोहार। जोहार जोहार। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो फिलहाल झारखंड में जो माहौल पूरा बिगड़ गया है या बना हुआ, आप सोच ही रहे हैं डिलिस्टिंग का मुद्दा। क्या सबसे पहले मेरा सवाल है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए कि नहीं? कौन डिलिस्टिंग करेगा? केंद्र सरकार के पास पावर है, आपकी बहुमत में सरकार है लोकसभा और राज्यसभा में, कौन रोका है आपको? कर दीजिए। केवल राजनीति करने के लिए क्यों डिलिस्टिंग कर रहे हैं? करना है तो कर दीजिए, आपकी सरकार है, कौन मना किया हुआ है? क्योंकि अगर देखा जाए वनवासी का वर्ड यूज किया है, क्या लगता है आपको कितना सही है ये वनवासी वर्ड? देखिए, हम आदिवासी है, वनवासी नहीं है। हमें वनवासी बोल के अपमान ना करे। हम आदिवासी है, इस देश के प्रथम निवासी, और हम आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। यहाँ का जल, यहाँ का जंगल, यहाँ का जमीन सब हमारा है। तो ऐसे वनवासी बोलने वाले लोग को आदिवासी समाज आने वाला चुनाव में भी जगह दिखाने की काम करेगी। ये जो हमारी संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज को सम्मान नहीं दे सकते हैं, वे क्या आदिवासी हित के लिए काम करेंगे? अभी आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था, बार बार, एक नहीं बहुत कई बार उन्होंने वनवासी शब्द का प्रयोग किया। तो हम इसका विरोध करते हैं, और इनको माफी भी मांगना चाहिए। और मैं तो बल्कि मांग करता हूं कि अनुसूचित जनजाति शब्द के जगह में को संविधान में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाए, आदिवासी शब्द इंसर्ट किया जाए। अच्छा, लेकिन उनका कहना है कि आदिवासी शब्द तो किसी संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है तो इसको आप डालिए। इसी चीज को लेकर के जयपाल सिंह मुंडा ने भी संविधान सभा में बहस किया था कि आप आदिवासी को अनुसूचित जनजाति ना बोले, आदिवासी को आदिवासी शब्द ही वहां पर रखे। तो इसको लेकर के बहुत बड़ा डिबेट भी हुआ था। उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आप डिबेट भी पढ़ सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने इसका पुरजोर विरोध किया था। तो हम तो मांग कर रहे हैं कि आप इसको संविधान में संशोधन करके आदिवासी शब्द को लाए। जैसे आप कांग्रेस के नेता है, या आपका पूरा कांग्रेस के जितना भी लीडर है, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है, और आदिवासी को कौन बचा पाएगा? देखिए, आदिवासी को बचाने वाला कांग्रेस पार्टी ही है, ठीक है। इस कांग्रेस पार्टी ने 5th शेड्यूल का प्रोविजन लाया। इसके बाद में आप देखेंगे ट्राइबल सब प्लान, आर्टिकल 275(1). इसके साथ साथ आप देखेंगे पेसा एक्ट 1996। राइट, तो सुनिए मेरा बात को। पेसा एक्ट भी हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं लाया। वन अधिकार कानून भी कांग्रेस सरकार ने 2006 में लाया। तो कहने का मतलब यह है कि आदिवासी का संरक्षण के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। और जहां तक आप आदिवासी और वनवासी का बोल रहे थे ना, एक तरफ में यही विचारधारा का फर्क है। एक तरफ भाजपा वाले कहते हैं कि आदिवासी को वनवासी कहते हैं, और एक तरफ कांग्रेस में राहुल गांधी आदिवासी को आदिवासी कहते हैं, इस देश का मूल निवासी कहते हैं, और आदिकाल से रहने वाले कहते हैं। यही विचारधारा का दोनों पार्टी में फर्क है। जैसे आप पैसा एक्ट की बात बोले, तो पैसा एक्ट तो 1996 में जो बीजेपी की सरकार है तभी तो बनाया हुआ था ना। बीजेपी की सरकार नहीं थी। एक बार आप बढ़िया से फैक्ट को चेक कर लीजिए, देख लीजिए भूरिया कमेटी किसके समय में बना था, और उसके पैसा एक्ट के समय में किसकी सरकार थी, आप भी देख लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी है, वो बाद में आए थे उसके। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार उनका थी तो उसी टाइम तो बनाया है ना। वो बाद में आए थे।
अच्छा। वो उनके बाद में आए थे। एक बार आप फैक्ट रीचेक कर लीजिएगा। तो जैसे कि जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो वहाँ दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, ठीक है, वहीं जब कार्यक्रम हुआ इसके बाद ही पूरा झारखंड में या पूरा देश भर में माहौल बन गया कि डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग, क्या वाकई में होना चाहिए कि नहीं? देखिए सच्चाई, आज अभी अपने पैनल में बैठा था, पैनल में एक बीजेपी के प्रवक्ता भी थे, उन्होंने क्लियर रूप से इसका खंडन कर दिया कि बीजेपी का कभी डिलिस्टिंग मुद्दा ही नहीं रहा, यह सामाजिक संगठन का है। तो आप समझ सकते हैं केवल और केवल ये राजनीति करने के लिए डिलिस्टिंग का मुद्दा उछाल रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी बात है, बीजेपी वैसे तो अगर कोई पार्टी के स्तर से नहीं बोला है। हाँ, पार्टी के स्तर पे आप अमित शाह का स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या एक बार भी डिलिस्टिंग करेंगे उन्होंने कहा उस दिन दिल्ली में? नहीं कहा। तो फिर ऐसा स्पष्ट है। तो फिर राजनीति इसके नाम से क्यों हो रही है? बस वोट को, आदिवासी को तोड़ो और वोट को बांटो और बीजेपी अपना वोट ले, उसको फूट डालो, राज करो, यही है। वोट का ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। जैसे कि फिर और एक चर्चा का विषय बना है, जैसे कि सरना सनातन एक है या ईसाई सरना एक है, आखिर कौन एक है? आदिवासी है कौन, कौन एक है? देखिए पहली बात, सरना सनातन एक है। मैं इस पे क्लियर स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आदिवासी को एक अलग धार्मिक पहचान मिलना चाहिए। अभी जनगणना कॉलम में अलग से इनको, चाहे वो सरना कोड के नाम से हो या आदिवासी कोड के नाम से हो या किसी भी कोड के नाम से हो, लेकिन कोई एक अलग पहचान आदिवासी को मिलना चाहिए। ये वर्षों पुराना मांग है और इसका मैं समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार ने भी पूर्व में भी यहाँ विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र सरकार को कुछ नहीं करना है, वही प्रस्ताव को अमल करके अभी जनगणना में अलग से कॉलम देना चाहिए। देश आजाद होकर 78 साल हो गई है, लेकिन आदिवासी का जो कोड होना चाहिए, आदिवासी के लिए, स्पेशल ट्राइबल के लिए, काहे नहीं हो पा रहा है? कौन है इसका दोषीदार? इसके लिए दोषीदार हम सब लोग हैं और सभी पार्टी दोषीदार है। आप किसी एक पार्टी को नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए अब हम लोग के बीच में आज हम जो बात कर रहे थे, आदिवासी युवाओं के बीच नई राजनीतिक चेतना, तो ये चीज अब हम लोग को लाना पड़ेगा। जब तक हम लोग लाइएगा, सब कोई तो हो अल्लाह बोल रहा, माइक में दहाड़ रहा है, सड़क पे आंदोलन कर रहा है, सड़क पे आंदोलन करके इसका समाधान नहीं निकल सकता है। जब तक आप पॉलिसी मेकिंग में नहीं जाइएगा, विधानसभा लोकसभा में समाधान नहीं हो सकता। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनको ये कार्य करने की जरूरत है। उनके विधायक है, उनकी बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में, उनको ये प्रस्ताव लाने की जरूरत है और उसके बाद फिर इस पे धर्म कोड की अलग से जनगणना में कॉलम देनी चाहिए। तो देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसमें हमारा लोग भी तो गए हुए वहां पर, लेकिन इस विषय में कहाँ कुछ बोल रहे हैं? देखिए यही बोल, आप सीट तो गए हैं ना। राजनीतिक चेतना इसी बात को लेकर के हो रही थी। जब हमारे लोग, अगर हमारे लिए आवाज, जब आप रिजर्व सीट से जीत करके जाते हैं तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए आदिवासियों के लिए आवाज उठाना। अगर आप पहला प्रायोरिटी नहीं पूरा कर रहे हैं तो आपका कोई मतलब हक नहीं बनता अगले बार चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, तो क्या सरना सनातन एक है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। ईसाई सरना एक है कि नहीं? देखिए इस चीज को दोनों को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सरना सनातन एक नहीं है और सरना ईसाई भाई भाई बोला, एक नहीं बोला गया है, भाई भाई बोला गया है, भाई भाई है बस। अच्छा, जैसे कि अभी देखा जाए तो परिसीमन का भी बात चल रहा है, चर्चा का विषय बना है। ठीक है, परिसीमन अगर होती है झारखंड में, और ये तो होना तो है ही, ठीक है, तो किसका नुकसान, किसका लाभ, इसमें ट्राइबल का क्या कुछ हो सकता है? देखिए जब झारखंड आंदोलन हुआ था ना, तो झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चला था ना, उस पे हमारे आदिवासी भाइयों ने, यहाँ के मूलवासी भाइयों ने अपना खून पसीना और अपना जान तक को कुर्बान दिया है। यहाँ तक कि आंदोलन के समय में जो 3 दिन का बंदी था, कई पुल को भी बम ब्लास्ट करके उड़ाया गया है। जब हमारा अस्तित्व की बात झारखंड में आएगी ना, हम भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अगर हमारा सीट घटेगा, और अगर घटता नहीं बढ़ता भी है, तो हम ये बोलते हैं कि उसी अनुपात पे बढ़ना चाहिए, समान अनुपात पे बढ़ना चाहिए, जिस समान अनुपात पे सामान्य सीट बढ़ रहा है। और अगर नहीं बढ़ता है उस अनुपात पे, हम तो भाई आंदोलन करेंगे और विरोध करेंगे। अगर अभी फिलहाल देखा जाए तो झारखंड में 81 टोटल विधानसभा, उसमें 28 रिजर्व सीट है, एसटी का रिजर्व सीट है। ठीक है, यानी कि और उसमें से जो 50% बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें अगर एसटी का भी कितना बढ़ सकता है? क्या लगता है कि पूर्ण रूप से घटेगा? देखिए इस चीज को अभी तक क्या लग रहा है, कितना आप लोग रिसर्च किए हैं, क्योंकि आप लोग युवा लीडर हैं? देखिए मैं शायद इसमें जितना रिसर्च किया होगा शायद बाकी कोई किए भी नहीं होंगे। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट नोट भी दे दूंगा। पहली बात, जो प्रोपोज्ड बिल लाया गया था, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था कि 50% टोटल नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाएंगे। पहली बात, ये मोटा भाई ने मुंह बोली बोला था कि हम 50% बढ़ाएंगे, लेकिन रिटर्न में कहीं नहीं था। चलिए अब हम मान लेते हैं आप रिटर्न में भी ले आएंगे, ठीक है, अगली बार। लेकिन आप जो एसटी एससी के लिए जो सीट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो लास्ट सेंसस का पॉपुलेशन के आधार पे बात कर रहे हैं, तब तो हमको नुकसान हो जाएगा। मैं उस लॉजिक के हिसाब से, इनका लॉजिक के हिसाब से अगर चलूं, 50% सीट बढ़ेगा तो 81 सीट है, 50% बढ़ेगा तो 122 सीट होगा, 41 सीट बढ़ेगा। अब इसमें होगा नुकसान हमारे को कहाँ
हमारा सीट 28 से बढ़ के केवल 32 होगा, मतलब हम केवल 4 बढ़ेंगे मात्र। हाँ, एक एससी का सीट बढ़ेगा और 3636 सीट सामान्य सीट बढ़ जाएगी, तो हमारा नुकसान होगा कि नहीं होगा। आज केवल हमको 41 सीट चाहिए बहुमत के लिए, कल को हमको 63 सीट चाहिए होगा बहुमत के लिए, हमको 50% दूर कर देगा यहाँ पर बहुमत से। तो इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इसका बीच का रास्ता क्या है, तो कैसे होगा तब? वही मैं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ समस्या नहीं गिना रहा हूँ, मैं इसका समाधान भी बता रहा हूँ। बस 2 चीज करना होगा, आर्टिकल 330 क्लॉज 2 और आर्टिकल 332 क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन को हटाना होगा। और जो आपने कहा है कि 50% एग्जिस्टिंग सीट्स का हम बढ़ा रहे हैं, वही 50% एसटी और एससी का एग्जिस्टिंग सीट्स है, उसको आप बढ़ाइए, हम इसका सपोर्ट करेंगे। तब इसमें आप समीकरण क्या होगा आप देख लीजिए, टोटल 122 सीट होगा। अभी 50% अगर 28 सीट है, उसका 50% अगर एसटी का बढ़ेगा तो 14 सीट बढ़ेगा, हम 28 से बढ़ करके 42 हो जाएंगे। एससी का 9 सीट है, 5 सीट बढ़ेगा, वो 9 से 14 हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 41 में से 14 एसटी सीट बढ़ेगी, 5 एससी सीट बढ़ेगी और 22 सामान्य सीट का मतलब अगर 50% हाँ, सभी लोग को फायदा होगा, एसटी को भी फायदा होगा, एससी को भी फायदा होगा और सामान्य वर्ग को भी फायदा होगा। तो अगर इस फॉर्मूला में आप काम करते हैं तो कीजिए, क्योंकि आप 131वां संवैधानिक संशोधन का जो प्रस्ताव लाए थे, आर्टिकल 330 और 330 को टच तो कर ही रहे थे, बस उसमें आर्टिकल 330 का क्लॉज 2 को भी अमेंडमेंट कीजिए और 332 का क्लॉज 3 को अमेंडमेंट कीजिए। अगर इस हिसाब से नहीं होती है तो क्या आग लग जाएगा झारखंड में, आग लग जाएगा, पूरा आग लग जाएगा। झारखंड देखिए अपने आप में ऐतिहासिक प्रदेश है, ये वीरों का प्रदेश है। यहाँ जब आजादी का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था देश में, उससे 100 साल पहले से हम लोग यहाँ पर लड़े हैं और संघर्ष किए हैं। और पिछले बार भी जब 2007 में परिसीमन आयोग ने रिपोर्ट सौंपा था, उस पे झारखंड इकलौता राज्य है जहाँ पर परिसीमन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ है। संविधान लोकसभा में और राज्यसभा में इसके लिए डिलिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 10 भी अलग से जोड़ा गया और परिसीमन से झारखंड को अलग किया। तो ये हम लोग का इतिहास है, हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग डरने वाले नहीं है। तो इसलिए शशि जी आप एक बताइए कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन से लेकर काफी राजनीति भी की है, बचाने का कोशिश की है। अभी आपको क्या लग रहा है, झारखंड अलग होकर 25 साल बीत गया है, ठीक है, लेकिन जल जंगल जमीन वाकई में बच रहा है? जिस हिसाब से पूरा सीएनटी में भी देखा जाए, एसपीटी एक्ट में देखा जाए कि हमारा जो जमीन है धड़ल्ले से खत्म हो रही है, हमारा पहाड़ जो है धड़ल्ले से खत्म हो रही है, कौन बचाएगा? क्या शशि पन्ना इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? लीडरशिप करेंगे तो ये सब मुद्दा उठाएंगे? देखिए बहुत चिंताजनक बात है कि कौन बचाएगा, ये हम ही लोग को बचाना पड़ेगा, आप जैसे लोग को बचाना पड़ेगा। मीडिया जो आज लोकतंत्र की चौथा स्तंभ है उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे मीडिया में भी रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ जमीन कब्जा हो रहा है वो भी नहीं पता चलता है। तो ये हमारा आपका सभी का जिम्मेदारी बचता है कि हम जल जंगल जमीन को बचाए, वरना ये राज्य केवल नाम के लिए आदिवासी राज्य बन जाएगा। तो ये अकेले शशि पन्ना की बात नहीं है, यहाँ पर जो 1 करोड़ आदिवासी झारखंड में अब लगभग जनसंख्या हो गई होगी, सभी 1 करोड़ लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग अपना जल जंगल जमीन का रक्षा करना होगा। और राजनीति क्यों मैं बात कर रहा था, पॉलिटिक्स ही क्यों, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में ही आ करके आप राज्य के लिए नीति बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जब पढ़े लिखे लोग वहां पर आएंगे तो ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियन को कंट्रोल नहीं करेगी, बल्कि पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करेंगे और बोलेंगे कि भाई ये राज्य की नीति है, आपको इसके ऊपर आप 5th शेड्यूल एरिया में यहाँ पर खासकर यहाँ सीएनटी एक्ट लागू है, डिप्यूटी कमिश्नर गार्जियन अभी हमारे लैंड का, सीएनटी एक्ट में उसका बिना परमिशन का आप किसी तरीके जमीन हस्तांतरण नहीं हो सकता। तो फिर कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये डीसी का भी ये काम है। तो ये कौन, जब पढ़े लिखे लोग आएंगे राजनीति में, हमारे सरकार चुप क्यों है? देखिए सरकार में भी हम जरूर, मैं पार्टी में हूँ लेकिन मैं विधायक भी नहीं हूँ, और सिर्फ एक विधायक बनने से कुछ नहीं कमाल सकता हूँ मैं भी। और भी ऐसे लाइक माइंडेड विचारधारा वाले लोग आएंगे तभी इसका समाधान निकल सके। क्या वाकई में सीएनटी एक्ट यहाँ पर है, उधर एसपीटी एक्ट है, हमारा जमीन कितना बचा है, कितना हम लोग का खत्म हो चुका है, और क्या लगता है ये जमीन हम लोग का और 25 साल में बचा पाएंगे कि पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा? अगर यही हालत रहा तो अगला 25 साल में पूरा सीएनटी एक्ट का जमीन खत्म हो जाएगा, ये सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। एसपीटी एक्ट का भी जमीन खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अभी ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा, बल्कि मैं राज्य सरकार से डिमांड भी करता हूं, मैं जब भी मुख्यमंत्री से मिलने का अभी मौका मिलेगा मैं इसको बोलूंगा कि सीएनटी एक्ट को लेकर के अब तक जितना भी उल्लंघन करके सीएनटी एक्ट सेक्शन 46 का वायलेशन करके लिया गया जमीन है, एक इंक्वायरी कमीशन बैठे और इस पे ठोस निर्णय लिया जाए और जमीन वापसी आदिवासी समाज पर किया जाए। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता शशि पन्ना जी थे और कई मुद्दा को लेकर बातचीत की। आप लोगों को कैसा लगा, क्या कहना है आप लोग का कमेंट में जरूर बताइए। रांची से रिपोर्ट आरने सेमरम।